हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हो, जब से न्यू सिलेबस लॉन्च हुआ है मई 2024 से, तो जो लॉ का पेपर है आपका सीए फाउंडेशन लेवल पे एज वेल एज सीए इंटरमीडिएट लेवल पे, वो पूरा का पूरा 90% केस स्टडी बेस्ड पेपर हो गया है। यानी कि आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बिल्कुल डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि आप वही लिख दो। यू हैव टू अप्लाई द प्रोविजंस दैट यू स्टडी ऑन द केसेस दैट हैव बीन गिवन टू यू। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी की बात करने वाले हैं कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को आपको किस तरह से अप्रोच करना है। ऑलराइट, तो चलिए जरा हम लोग देखते हैं कि किस तरह से सीए फाउंडेशन में, सीए इंटरमीडिएट में भी, खास तौर पे भी मैं फाउंडेशन की बात कर रही हूँ, कि जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हमको कैसे अप्रोच करना है कि हम उनमें अच्छे स्कोर्स अपने जनरेट कर सकें। तो सबसे पहली जो चीज आ जाती है बेटा, वो है कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टॉपिक की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें। अगर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएटेड है, बिलीव मी, आप क्वेश्चन पढ़ के ये एनालाइज ही नहीं कर पाओगे कि हमको यहाँ पे किस प्रोविजन को रेफर करते हुए अपना आंसर करना है। तो जो आपका स्टडीड पीरियड है, 3 मंथ 6 मंथ्स, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी क्रिएट करनी है। और उस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको ये समझना है कि ये प्रोविजन जो हम पढ़ रहे हैं इनका एप्लीकेशन कैसे करा जा सकता है। खाली थ्योरी नहीं समझनी है, ये अप्लाई कैसे होगी रियल लाइफ सिचुएशन में, इस बात को आपको पिक करना है। देन पॉइंटर्स के साथ जरा हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें आप अपने दिमाग में रख के आगे बढ़े तो लॉ के पेपर में डेफिनेटली, ट्रस्ट मी, 100% आपको अपने स्कोर्स में बेटरमेंट नजर आने लग जाएगा। सबसे पहले जब आप केस स्टडी पढ़ रहे हो तो की फैक्ट्स को एनालाइज करो कि जो पूरा आपको केस स्टडी दिया हुआ है वो किस मुद्दे के ऊपर बात करना चाह रहा है। वो अगर आप पकड़ लोगे, समझ लो हाफ ऑफ योर जॉब इज डन। So you have to understand the given scenario and pinpoint the critical points that are given in that particular case study. Then उसके बाद क्वेश्चन को पूरा अच्छे से रीड करके आप ये कोशिश करो समझने की कि वो केस स्टडी आपसे अल्टीमेटली जवाब क्या चाह रही है। जैसे कोर्ट में जज के सामने एक मुद्दा जाता है तो फिर हम अपनी प्रार्थना भी रखते हैं ना कोर्ट के सामने कि भाई हम जवाब क्या चाह रहे हैं या हम निर्णय क्या चाह रहे हैं। तो उसी तरह से क्वेश्चन जो केस स्टडी है वो आपसे क्या रिक्वायरमेंट मांग रही है कि आपको लायबिलिटी बतानी है कि जो एक्शन लिया गया वो वैलिड है कि नहीं, क्या ब्रीच हुआ है कि नहीं, मतलब किस एस्पेक्ट के बारे में वो केस स्टडी बात करें, इसको अच्छे से पकड़ने की कोशिश करें। देन उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है, जो केस स्टडी है आपके सामने, उसको पूरी कॉम्प्लेक्स केस स्टडी को ब्रेक डाउन करिए। फैक्ट्स उसमें क्या कंटेंट हो रहे हैं, लीगल इश्यूज क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंड अल्टीमेटली उस केस स्टडी ने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है। अगर आप ये नहीं पकड़ पाओगे कि क्वेश्चन क्या पूछा है, आप खुद ही सोचो बेटा जवाब आप क्या दोगे, हाउ विल यू आंसर, जब आप यही नहीं पकड़ पाओगे कि उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सो लाइक कीवर्ड्स जो है केस स्टडी में पकड़ने की कोशिश करिए कि ऑफर की बात हो रही है, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हम लोग फॉर एग्जांपल एक बात करें, एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, ब्रीच की बात हो रही है, किस टॉपिक पे क्वेश्चन बात कर रहा है। मतलब वेरी वेरी केयरफुली यू हैव टू रीड द क्वेश्चन। उसको रीड करके, मतलब ज्यादा टाइम आप रीड करने में दीजिए ताकि आपको पकड़ में आए कि क्वेश्चन का बेसिक पॉइंट क्या है। देन ये मैं एक आपको मंत्र दे रही हूँ केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए, IRAC मेथड। पूरे क्वेश्चन को आपको IRAC मेथड से आंसर करना है। आई इज दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अपना क्वेश्चन पढ़ के आपने रेडी कर लिया, केस स्टडी पढ़ लिया, आपने माइंड में सेटल कर लिया सारी बातें, फैक्ट्स, लीगल इश्यूज एटसेट्रा, और जब आप आंसर करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप अपने आंसर में लिखिए कि इसमें इश्यूज क्या इन्वॉल्व है। स्टेट द लीगल इशू इन्वॉल्व। अभी केस स्टडी में क्या हो रहा है उसको मत बात करिए, वो केस स्टडी जिस मुद्दे पे बात कर रही है, जो लीगल इशू उसमें इन्वॉल्व है, सिर्फ रेलेवेंट एक्ट पार्टनरशिप का है कि कॉन्ट्रैक्ट का है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का है, पार्टनरशिप का है, सेल ऑफ गुड्स का है, उसको आप रेफरेंस में दीजिए। स्टेट द लीगल इशू इन्वॉल्व। द इशू हियर इज वेदर द विड्रॉल ऑफ द ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस इज वैलिड और नॉट वैलिड। सिर्फ इशू लिखिए। देन वंस यू आर डन विद दैट, देन कम टू आर। वंस यू आर रिटन द इशू, देन कम विद आर, कि जैसे अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इस इशू पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रूलिंग क्या है। रूलिंग मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इस इशू के ऊपर प्रोविजन क्या है, इस जो पर्टिकुलर इशू आपने मेंशन करा है इस मुद्दे पर कानून क्या कहता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रूलिंग क्या है। लाइक मेंशन द रेलेवेंट लीगल प्रोविजन, लाइक अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर एक्सेप्टेंस। तो आपने इशू लिखा और फिर इस इशू के ऊपर वो पर्टिकुलर कानून क्या कहता है आपने ये बताया। देन उसके बाद आप ये देखिए कि जो आपको उस पर्टिकुलर केस स्टडी में मुद्दा दिया गया है उसके ऊपर ये इशू और रूल किस तरह से अप्लाई होता है। अब आप उसके ऊपर आइए, यानी कि अब आपको आना है ए, दैट इज एप्लीकेशन।
So like in the given scenario, इसको हम किन शब्दों से आप शुरू करोगे? In the given scenario, in the present case, in the given case, in the case in hand, कुछ भी इस तरह से. Since offer was withdrawn before the acceptance was communicated, the revocation is valid. मतलब तुरंत से आप अपना आंसर नहीं देने लग जाओगे. पहले आपने इशू किया, ये लिखा, उस इशू पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, ये लिखा, उसके बाद आपने अपना जो उसमें मुद्दा दिया था, जो उसमें आपको प्रॉब्लम बताई थी, उस पे एप्लीकेशन दिखाई. एंड देन द लास्ट वन इज सी, दैट इज कंक्लूजन. क्योंकि अब कंक्लूजन आपको उसी से लिंक करना है जो रिक्वायरमेंट थी. प्रोवाइड अ क्लियर एंड कंसाइज कंक्लूजन. हेंस therefore, thus, कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स के साथ, जैसे आप लिख सकते हो thus या hence, the revocation of offer is legally valid and no contract was formed. सिर्फ 4-5 लाइनें अगर आप प्रॉपर लिख देते हो तो आप अपने आंसर को ले जाओगे. और अगर 5 मार्क्स का है तो 5 on 5 आपको मिलेंगे. बिल्कुल हाफ मार्क्स भी कट नहीं हो सकता अगर आप इस पैटर्न में अपने केस स्टडी का आंसर बनाओगे. अगर आपको ध्यान है एकदम क्लियर कट, तो बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप रेलेवेंट केस लॉज लिख सकते हो. जैसे अगेन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम रेफरेंस लेके बात कर रहे हैं, तो ऑफर एक्सेप्टेंस में जैसे केस लॉ आप लिख सकते हो, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, रिवोकेशन में पाइन वर्सेस केव, कंसिडरेशन में चिनाया वर्सेस रमाया, एंड सो ऑन. बट ऑन दी अदर हैंड ये अगर ठीक से याद हो तो ही लिखना है, गलत सलत बिल्कुल नहीं लिखना है. दैट विल कॉस्ट यू अ लॉट. Then very important that you are now appearing for your professional exams, so you have to maintain a professional presentation of your answer. You cannot write it in a childlike language or a child written appearing answer. No, that is not possible. बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है. So use proper headings and subheadings. Like you organize your answer, it should look a standard answer. Write in short paragraphs, use bullet points. Do not write just big paragraphs. Use legal terms rather than, don't use general language. See, don't use general language. You have to use proper legal language. And how will that come? आप अपने मॉड्यूल को, आईसीआई के स्टडी मटेरियल को बार बार मल्टीपल टाइम रिविजन्स में लेके आइए. वो लैंग्वेज अपने आप आपके दिमाग में आने लग जाएगी. देन वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू टाइम मैनेजमेंट. यू हैव टू सी अबाउट दैट. यू हैव टू एलोकेट सफिशिएंट टाइम. जब आप केस स्टडी करने जा रहे हो तो आप हश में, रश में, जल्दीबाजी में बिल्कुल आंसर नहीं कर सकते. यू हैव टू just take a deep breath and you have to analyze the question. Analyze करना बहुत जरूरी है. And avoid too much time on a single case study. कि अब ये वाली केस स्टडी मुझे बहुत अच्छे से आती है तो लिखते ही चले जाएंगे हम इसमें, ऐसा नहीं करना है. यू हैव मल्टीपल क्वेश्चंस टू आंसर, तो यू हैव टू मूव अहेड. तो जो हम लोग ने IRAC मेथड अभी डिस्कस करा है, लेट्स जस्ट ट्राई एन एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ दैट. लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन ले रहे हैं एक. Case study based. A offers to sell his bike to B for rupees 50,000. B accepts the offer but mentions that he will pay only 45,000 rupees. Now the question is the acceptance valid? तो हम लोग IRAC मेथड से बात करते हैं. तो इशू यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है कि जो B का एक्सेप्टेंस है, B ने दिया तो है एक्सेप्टेंस, वो वैलिड है या इट अमाउंट्स टू अ काउंटर ऑफर. सो दैट इज द इशू. अब हम लोग रूल पढ़ते हैं. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 7 का रूल क्या कहता है इस मुद्दे पर? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि कंडीशनल एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस माना ही नहीं जाएगा. अगर कोई भी वेरिएशन या चेंज कर दिया जाता है ऑफर के टर्म्स में तो वो काउंटर ऑफर हो जाता है और एक्सेप्टेंस नहीं कहलाता है. अब आप देखो इसमें रूल में हमने सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रूल क्या कहता है ये मेंशन किया. इस केस में ए ने क्या किया, बी ने क्या किया, कितना रुपया था, ये सब कुछ नहीं लिख रहे. अब आप अपना केस के बारे में बात करिए, दैट इज एप्लीकेशन. सो इन दिस केस, इन द प्रेजेंट केस, इन द गिवन केस, बी इज रिस्पॉन्स टू पे 45,000 इंस्टेड ऑफ 50,000 constitutes a counter offer and which is not acceptance. Hence, A is not bound to sell the bike at 45,000. And finally, in very clear words, the conclusion. The original offer, therefore, thus, hence, the original offer lapses, and you can even underline and highlight, there is no valid contract being formed over here. Trust me, everybody, if you answer your case studies with this IRAC method, you will gain full marks, nearly full marks in your case studies, and you'll be really happy to see your performance. Now, another thing for this application of IRAC method, what you can do to brush up your law provisions and everything, fall back on ICI material.
रिवाइज द ICI स्टडी मटेरियल वेरी नाइसली. आपका मॉड्यूल इज सुपर्ब. उसी को कंटेंट को मल्टीपल टाइम्स रीड करिए सो दैट द लैंग्वेज सेटल्स इन योर माइंड. Mock test, regular practice. Once a week, sit down in exam conditions, practice your mock test, try to write the answers. That will benefit you a lot. And as I already told you, focus on your presentation. Neat handwriting. अगर बहुत आपकी handwriting थोड़ी clumsy है तो you can leave a line and write. जितना neat presentation और systematic presentation होगा, definitely you will get some extra marks on that. So that is all in this video. Stay tuned for further updates. Thank you. Bye-bye.